किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए जितनी जिम्मेदार वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उतना ही जिम्मेदार होता है वहाँ का विपक्ष। एक हेल्दी लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है एक सिंसियर फुल टाइम जॉब। विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो देश की क्रिटिकल सिचुएशन में देश के साथ खड़ा नजर आए, ना कि ऐसा कि जिसकी वजह से कोई देश पर उंगली उठा पाए। रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच की कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस जानने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है 1994 में कश्मीर को लेकर यूएन में हुई ह्यूमन राइट्स पर चर्चा, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर के ह्यूमन राइट्स का मुद्दा इस चालाकी से पेश किया कि इंडिया को इंटरनेशनल सैंक्शंस फेस करने तक की नौबत आ गई। लेकिन इसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने उस वक्त के अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन जाने वाली डेलीगेशन का लीडर बना के भेजा। जहां पीवी नरसिम्हा राव जी ने उदार दिल दिखाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए भेजा, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी राजनीतिक मतभेद भुलाकर देश को सर्वप्रथम मानते हुए सरकार का पक्ष इतने प्रभावशाली तरीके से यूएन में रखा कि पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 में धारा 370 के हटने के बाद वही पाकिस्तान था, वही यूएन का मंच और वही कश्मीर का ह्यूमन राइट्स का इशू। लेकिन इस बार विपक्ष चेंज हो चुका था। विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी द्वारा दी गई एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया के खिलाफ हथियार की तरह यूज किया। Things in Jammu and Kashmir are going very wrong. There are reports of violence. There are reports of people dying in Jammu and Kashmir. और हाल ही में अखिलेश यादव द्वारा दी गई ऐसे ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट को मालदीव्स के अपोजिशन लीडर्स ने वहां की जनता को इंडिया के अगेंस्ट भड़काने के लिए यूज किया। तो हमने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जाने कितनी खून की तस्वीरें डाल करके व्हाट्सएप पे चलाई हैं। मालदीव्स इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है। वहीं मालदीव्स भी अपनी स्टेबल इकोनॉमी और स्मूथ गवर्नेंस के लिए इंडिया पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि काफ़ी दिनों से मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये इंडिया आउट कैंपेन आखिरकार है क्या। इंडिया ने मालदीव को 2010 और 2015 में 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए। उन्हीं हेलीकॉप्टर को आज तक मालदीव में बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन और एयर एम्बुलेंस की तरह यूज़ किया जा रहा है। इन्हीं हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने और वहाँ के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए एक एग्रीमेंट के तहत इंडियन क्रू को भी साथ में भेजा गया। लेकिन मालदीव में विपक्ष का चेहरा बने हुए अब्दुल यामीन इसी को मुद्दा बनाकर इंडियन मिलिट्री आउट कैंपेन चलाए हुए हैं, जबकि इस कैंपेन की मेन वजह ना तो हमारे भेजे हुए हेलीकॉप्टर हैं, ना ही उनके क्रू। इस कैंपेन की शुरुआत 2013 में हुई, जहां इलेक्शन जीतने के बाद अब्दुल्ला यामीन को प्रेसिडेंट चुना गया। अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में ये 2013 से 2018 तक का समय मालदीव्स के लिए बेहद खराब साबित हुआ। अब्दुल्ला यामीन प्रो चाइना आइडियोलॉजी रखते थे, जिसके कारण चाइना ने उन्हें काफ़ी पर्सनल फेवर्स दिए थे, जैसे कि उनके करीबी मित्र और चाइना के मेन बिजनेसमैन अहमद श्याम को सोवरन गारंटी पर 127 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन दिया गया। सोवरन गारंटी का मतलब है कि अहमद श्याम अगर ये लोन नहीं चुकाते हैं तो इस पूरे लोन को मालदीव्स की सरकार को चुकाना होगा। और अंत में हुआ भी ऐसे ही कि अहमद श्याम के मुकरने के बाद मालदीव्स की सरकार इस लोन को आज तक भी चुका रही है। चाइना के पर्सनल फेवर्स के बदले अब्दुल्ला यामीन की सरकार में मालदीव्स के सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भेंट चढ़ गए, जिसमें एयरपोर्ट एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, अपग्रेडेशन ऑफ पावर ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 4.5 बिलियन डॉलर की जीडीपी वाले मालदीव्स में अकेले चाइना का कर्ज ही 1.5 बिलियन से ऊपर का है और ये कर्ज लगातार बढ़ रहा है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब मालदीव्स भी चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में बुरी तरीके से फंस चुका है। चाइना की तो पॉलिसी ये रही है कि छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके रिसोर्सेज और उनके एसेट्स पर कब्जा करने की। इसके जीते जागते उदाहरण लाओस, तजाकिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे छोटे देश रहे हैं। लाओस तो चाइना के डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि उसने अपना नेशनल पावर ग्रिड भी चाइना के हैंड ओवर कर दिया है। लाओस से भी ज़्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस तजाकिस्तान को फेस करने पड़े। तजाकिस्तान को अपने 1100 स्क्वायर किलोमीटर पामीर माउंटेन का एरिया परमानेंटली चाइना को देना पड़ा। पामीर माउंटेन गोल्ड और सिल्वर जैसे मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। इतना कीमती एरिया परमानेंटली चाइना को देने के बाद भी
आज तक तजाकिस्तान चाइना के कर्ज तले दबा हुआ है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में, जिसने चाइना के दबाव में आकर अपना लोन उतारने के लिए श्रीलंका के बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट हम्बनटोटा और उसके आसपास की 15,000 एकड़ ज़मीन को 99 साल की लीज पर चाइना को देना पड़ा। और ये सब देने के बाद भी चाइना के बचे हुए लोन की किस्त चुकाने के लिए उसे दोबारा चाइना से ही फ्रेश लोन लेना पड़ा। और इसी तरह चाइना के ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को भी अपना ग्वादर पोर्ट चाइना को सौंपना पड़ा। जिस रफ्तार से पाकिस्तान चाइना से लोन ले रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने जीडीपी के 90% तक कर्ज में डूबा हुआ है। और हाल ही में चाइना के लिए हुए लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए पाकिस्तान को दोबारा चाइना से ही $6.5 बिलियन का लोन लेना पड़ा। 2016 में अब्दुल्ला यामीन की सरकार के वक्त मालदीव्स को भी अपने फिनोलू आइलैंड को 50 साल की लीज पर चाइना को देना पड़ा। लेकिन 2018 में सरकार बदलने के बाद अब्दुल्ला यामीन को $1.5 बिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी पाया गया, जिसके बाद चाइना के सारे लोन्स और प्रोजेक्ट्स को अंडर रिव्यू रखा गया। फरवरी 2021 में मालदीव ने अपने कोस्ट गार्ड नेवल बेस को डेवलप करवाने का UTF हार्बर प्रोजेक्ट इंडिया को दिया, जिसके बाद चाइना ने अपने पालतू अब्दुल्ला यामीन की हेल्प से मालदीव में इंडिया के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन को ज़ोरों से शुरू करवाया। इस पूरे कैंपेन को प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली ने विपक्ष का षड्यंत्र घोषित किया और मालदीव की सरकार इंडिया फर्स्ट की नीति के साथ इंडिया के साथ खड़ी दिखाई दी। भारत भी हमेशा से मालदीव की क्रिटिकल सिचुएशन में उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। चाइना द्वारा पूरे वर्ल्ड को दी गई कोविड जैसी भयानक बीमारी, जिसके बाद टूरिज्म सेक्टर खत्म होने की वजह से मालदीव में उत्पन्न हुए इकोनॉमिक क्राइसिस, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने मालदीव पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाया। भारत ने भी मालदीव के प्रति अपनी दोस्ती दिखाते हुए मालदीव को स्पेशल एड पैकेज अनाउंस कर दिए। अब मालदीव्स के इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट करने वाले लोगों को बता दें कि मालदीव्स का सच्चा मित्र देश इंडिया ही रहा है, जिसने समय समय पर निस्वार्थ भाव से अपनी मित्रता को निभाया है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है 1988 का ऑपरेशन कैक्टस, जिसमें श्रीलंकन आतंकी संगठन प्लोट पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलीलम के 80 आर्म टेररिस्ट ने मालदीव्स की राजधानी माले पर कब्जा कर पूरी मालदीवियन गवर्नमेंट को घुटनों पर ला दिया था। विदेशों से हेल्प मांगने पर जब सभी देश बहाने बनाने में बिजी थे, तो उसी समय इंडियन मिलिट्री ने 9 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत की और कुछ ही समय बाद इंडियन पैराट्रूपर्स ने वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस और वहां के होस्टेज बने हुए शिक्षा मंत्री को आज़ाद करवाया। इसके अलावा 2014 में मालदीव्स के ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस के दौरान भारत ने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट से इक्विप्ड INS सौकन्या और INS दीपक जैसे शिप्स भेजे। 2020 में कोरोना पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने ऑपरेशन संजीवनी में मालदीव्स को $250 मिलियन का फाइनेंशियल एड पैकेज दिया और 6.2 टन की एसेंशियल मेडिसिन सप्लाई की। तो मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन से जुड़े हुए लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमें अपने देश के दुश्मनों को पहचानना होगा। कहीं ऐसा ना हो आप पक्ष और विपक्ष खेलते रहें और आपका देश गुलामी के कगार पर पहुंच जाए।